नमस्कार बच्चों। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका मेंशन एटॉमिक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में है, जिसका नाम है एक्सचेंज एनर्जी। इसी का मेंशन आप देख सकते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर की, जिसमें एक्सचेंज एनर्जी के बारे में बहुत कुछ बता रखा है। बच्चे इसको लाइटली लेते हैं बट बहुत काम की चीज़ है, बताता हूँ कैसे। इसी का मेंशन आपको डी एंड एफ ब्लॉक की एनसीईआरटी में मिलेगा, जो इनऑर्गेनिक का पार्ट है। डी एंड एफ ब्लॉक की एनसीईआरटी में आप जब ये आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे, क्लासरूम में मैं बताता भी हूँ बच्चों को, तो इसमें बहुत सारी कुछ पैराग्राफ में बातें दे रखी हैं। पूरा पैराग्राफ आप जब रीड करेंगे तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें मिलेंगी जो आंसर की आने के बाद ही वरना पता चलेंगी। उसके अंदर आप देखें, इस पैराग्राफ में जब हम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज एनर्जी से रिलेटेड कुछ बातें दे रखी हैं यहाँ पर, है ना। तो इन बातों को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है और एक्सचेंज एनर्जी किस तरह से निकाली जाती है और उसका क्या इफेक्ट आता है स्टेबिलिटी के ऊपर। तो उसके लिए हम लोग एक्सचेंज एनर्जी को समझना चालू करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एक्सचेंज एनर्जी की, तो हम जानते हैं जैसे एस के अंदर एक डब्बा होता है ना, पी के अंदर 3 डब्बे होते हैं, डी के अंदर 5 डब्बे होते हैं और एफ के अंदर 7 डब्बे होते हैं। तो ये जो पी के 3 डब्बे होते हैं बेटा, इन तीनों डब्बों में अगर सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन है तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को इससे बदल दूं या इस इलेक्ट्रॉन को इससे बदल दूं, तो बदलने के बाद आपको कोई डिफरेंस समझ नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे बदल दिया, है ना, मैं यहाँ हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इससे बदल दिया, ठीक। तो इसको उठाकर मैं यहाँ रख देता हूँ। जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन को उठाकर मैंने यहाँ रखा, उस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां रखा और यहां वाला इलेक्ट्रॉन वहां रखा, आपको डायग्राम अभी भी देखने में हूबहू सेम दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये चेंज हमने किया तो उस चेंज करने में सिस्टम की कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हुई। इसको मैं आपको ऐसा समझाऊं कि मान लीजिए एक बेंच है, 2 बेंच है, 3 बेंच है आपकी क्लास में। तीनों बेंच बिल्कुल हूबहू सेम तरह के डायमेंशंस की है, सेम तरह के कलर्स की है। अब इस बेंच को, इस रो वाली बेंच को मैं इससे बदलूं और इसको यहां ले आऊं, तो बेटा देखने में अभी भी जो सिस्टम बनेगा, जो सिमेट्री बनेगी, वो सिमेट्री अभी भी देखने में सेम ही रहेगी ये चेंज करने के बाद। लेकिन जब आप इस बेंच को खसका के यहां ले जा रहे होंगे और उस बेंच को खसका के यहां ला रहे होंगे, क्या ये काम करने में आपकी कुछ एनर्जी लगेगी या नहीं लगेगी? तो यस, आपकी कुछ एनर्जी लगेगी, जिसको हम बोलेंगे कि सिस्टम ने अपनी एनर्जी लूज की है। और जब सिस्टम की एनर्जी लूज होगी तो सिस्टम की खुद की एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर किसी चीज की एनर्जी कम हो जाती है तो बेटा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और यही काम होता है एक्सचेंज एनर्जी का, कि जितने ज्यादा आप एक्सचेंज कर सकते हैं, जितने ज्यादा एक्सचेंज करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब एनर्जी लॉस होगी। जितनी एनर्जी लॉस होगी, सिस्टम की एनर्जी उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि उसने एनर्जी लूज करी है। और सिस्टम की एनर्जी कम होगी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब लॉस इन एक्सचेंज एनर्जी, या जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी का लॉस हो रहा है सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती है। आइए इसको हम लोग समझते हैं डी ब्लॉक के एनसीईआरटी वाले पैराग्राफ के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। आइए, जैसे आप देखें तो यहां पर मैंने आपके सामने डी के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। हम लोग जानते हैं डी के अंदर 5 डब्बे होते हैं और डी के अंदर 1 से लेकर 10 तक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप ला सकते हैं। मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है ताकि हमारा समय कम लगे। अब D1 के अंदर कितने एक्सचेंज हो सकते हैं वो हमें पहचानना है। ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, AR के लिए बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं बात करूं बेटा, तो D1 का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा आ गया, D2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, D3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन, D4 का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन, D5 का मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आ गए। अभी पहले इनको समझते हैं, फिर इस पार्ट पे आएंगे। इतना समझने के बाद इसको भी ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी में यहां तक देख के छोड़ मत देना, वरना यहां पर कुछ और चीज होती है, वो भी आपको समझना जरूरी है। ध्यान से देखिएगा। अब मुझे बताइए, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके सेम स्पिन का यहां कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब एक ही बेंच है, तो मैं उसको किसी के साथ एक्सचेंज तो कर नहीं सकता। मतलब यहां पर नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हो जाएंगे? 0, ठीक है। तो आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बताइए कितने होंगे। तो D1 के अंदर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने होंगे? 0। अगले पे चलते हैं, D2 पे आता हूं। D2 में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के हैं,
और ये डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं सेम एनर्जी वाले। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस वाले से एक्सचेंज कर सकते हैं। जब आप एक्सचेंज करोगे तो बेटा कितने एक्सचेंज पॉसिबल हुए? यहां पर केवल एक एक्सचेंज पॉसिबल हुआ, मतलब D1 में 0 एक्सचेंज और D2 में 1 एक्सचेंज। लेकिन इस एक्सचेंज से क्या हो रहा है, जैसे जैसे यहां से यहां आप आ रहे हैं एक्सचेंज बढ़ रहे हैं। एक्सचेंज बढ़ रहे हैं मतलब सिस्टम अपनी एनर्जी लूज कर रहा है उस एक्सचेंज को कराने में, और सिस्टम स्टेबल होते जा रहा है। आई बात समझ में? चलिए D3 पे आते हैं। D3 के अंदर देखें तो बेटा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इससे भी बदल सकते हैं और इस वाले इलेक्ट्रॉन को इससे भी बदल सकते हैं। मान लीजिए 3 बेंच है 1 2 3, तो 1 वाले को 2 से भी बदल सकता हूं और 1 वाले को 3 से भी बदल सकता हूं, ठीक है। और इसी प्रकार से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इससे तो ऑलरेडी बदल चुका है ना, तो इसको हम इससे बदल सकते हैं। तो टोटल एक्सचेंज यहां पर जो आपको देखने को मिलेंगे वो कितने हो जाएंगे? 3। क्या जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं क्या वैसे वैसे एक्सचेंज भी बढ़ रहे हैं? यस। तो एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ एक्सचेंज आर इंक्रीजिंग। जितने ज्यादा एक्सचेंज उतनी ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी। सिस्टम की एनर्जी जितनी ज्यादा लॉस होगी सिस्टम की एनर्जी उतनी कम होगी और सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। मतलब यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए 4 इलेक्ट्रॉन। बेटा इस वाले इलेक्ट्रॉन को इन तीनों से बदल सकता हूं 1 2 एंड 3। सिमिलरली इस वाले इलेक्ट्रॉन को इन दोनों से बदल सकता हूं और सिमिलरली इस वाले इलेक्ट्रॉन को इससे भी बदल सकता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज यहां पर कितने हो गए? 6। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एक्सचेंजेस बढ़ रहे हैं और एक्सचेंज बढ़ने के साथ साथ स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। सिमिलरली यहां आइए, ये इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4। इस इलेक्ट्रॉन को देखिए 5 6 7, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूं। इसके बाद आते हैं, मान लीजिए मैंने ये कलर लिया तो इसका एक्सचेंज 1 और 2 है ना, तो 6 के बाद 7 8 9 है ना, इस तरह से चलते गए। तो आप देखिए टोटल 4 3 2 1, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हो गए? 10। तो आप देखिए हम लोग बोलते हैं कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही स्टेबल होती है। आप देखिए D1 से D5 की अगर मैं बात करूं तो यहां सबसे ज्यादा एक्सचेंज है और सबसे ज्यादा एक्सचेंज है तो D1 से D5 में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी भी किसकी होगी? D5 की। तो आई होप नंबर ऑफ एक्सचेंज निकालना आपने सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं D6 पे। मैंने बोला था यहां कुछ अच्छी बात आएगी जो आपको समझना पड़ेगा बेटा, है ना, ध्यान से दिखेगा। यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूं तो 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन तो बेटा ऐसे ही आए हैं D5 की तरह। इन 5 इलेक्ट्रॉन के जो एक्सचेंज होंगे वो कितने होंगे? 10। जैसे इन 5 के एक्सचेंज 10 हुए तो इन पांचों का भी आपस में सेम सिनेरियो होगा, एक्सचेंज का 10। लेकिन अब जो छठा इलेक्ट्रॉन आएगा, ध्यान से देखिएगा, जो छठा इलेक्ट्रॉन आएगा क्या वो यहां पर इस प्रकार से आएगा बेटा? यस। और ये जो छठा इलेक्ट्रॉन आया है क्या इसका स्पिन उन पांचों के स्पिन जैसा है या उससे अलग है? तो अलग है। हमेशा जो एक्सचेंज होगा वो सेम स्पिन में होगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने 3 बेंच रखी 1 2 3, तीनों का फेस सामने है तो एक्सचेंज करो, लेकिन एक पीछे की तरफ है और एक आगे की तरफ है और इसको यहां रख दिया और इसको यहां रख दिया तो आपको दिख जाएगा कि भैया इधर वाले मुंह की चेंज हुई है और उधर वाले मुंह की चेंज हुई है। समझ में आई बात आपको? ठीक है। तो इस वाले को देखिए, उन पांचों येलो के एक्सचेंज कितने होंगे? 10 ऐसे। इस रेड वाले स्पिन के जैसा, जैसे इसके स्पिन जैसा कोई नहीं था, वैसे रेड वाला कोई दूसरा स्पिन का इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब येलो के 10 एक्सचेंज और रेड का कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। तो यहां पर अगेन टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज 10 ही रहने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा 10 ही रहने वाले। तो एक बात बताओ, यहां भी 10 और यहां भी 10। कायदे से इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ एक्सचेंज बढ़ना था, एक्सचेंज बढ़ना था, स्टेबिलिटी बढ़नी थी, लेकिन यहां से यहां जाने पर इलेक्ट्रॉन बढ़ा, 5 से 6 हुए, पर एक्सचेंज नहीं बढ़े। एक्सचेंज नहीं बढ़े तो यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही है, ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है, क्योंकि इसको जो एक्सचेंज, एक्स्ट्रा एक्सचेंज में जो एनर्जी लूज करनी चाहिए थी वो ये लूज नहीं कर पाया। अगर सिस्टम एनर्जी लूज नहीं कर पाया तो सिस्टम के अंदर एनर्जी बची हुई है, सिस्टम के अंदर एनर्जी बची हुई तो सिस्टम की एनर्जी ज्यादा और एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो D5 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू D6। आई बात समझ में? आइए एक और एग्जांपल से बताता हूं ताकि क्लैरिटी मिले। यहां पर आइए, 7 इलेक्ट्रॉन को जब भरेंगे तो 5 तो येलो स्पिन, ठीक है। इन पांचों के नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हो जाएंगे? 10 ऐसे, ठीक है। आगे आइए,
रेड वाले में 7 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब एक तो ऐसा आ गया और एक ऐसा आ गया। अब मुझे बताइए रेड और रेड वाले कितने हैं? 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं सेम स्पिन के तो कितने एक्सचेंज होते हैं बेटा? 1, है ना। तो इस रेड को इस रेड से बदल सकता हूं मैं, तो एक एक्सचेंज और हो जाएगा रेड रेड का। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हो जाएंगे? 11। और आप देखिए इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, एक्सचेंज बढ़ रहे हैं। केवल D5 से D6 जाने पर एक्सचेंज नहीं बढ़ रहे हैं, बाकी एक्सचेंज बढ़ते जा रहे हैं। सिमिलर पैटर्न पे अगर मैं बात करूं बच्चों तो 1 2 3 4 5, इन पांचों के नंबर ऑफ एक्सचेंज 10। और रेड वाले बना देता हूं तो 1 2 और 3। बेटा 3 इलेक्ट्रॉन आने पर कितने एक्सचेंज होते हैं? 3। कैसे होते हैं? ध्यान से देखिए, इस रेड को इस रेड से, इस रेड को इस रेड से और इस रेड को इस रेड से, तो टोटल 3 एक्सचेंज होंगे। तो यहां नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने आ जाएंगे? 13। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं एक्सचेंजेस बढ़ रहे हैं। अब आप कमेंट करके बताइएगा D9 और D10 में टोटल एक्सचेंजेस कितने होंगे। और जैसे जैसे एक्सचेंज बढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो 1 से 5 में D5 बहुत स्टेबल और D6 से D10 में D10 बहुत स्टेबल, और इसीलिए हाफ फील्ड और फुल फील्ड को बहुत स्टेबल बोला जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक भी हम लोग यूज कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? ध्यान से देखिएगा। n(n-1) जहां पर n बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम स्पिन। कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे इधर देखिएगा, मान लीजिए ये D में 5 डब्बे बनाए, 5 डब्बों में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन मैंने भरे। क्या इन चारों का स्पिन सेम है? यस। तो यहां पर सेम स्पिन वाले कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। अब मेरा फॉर्मूला क्या है? तो n(n-1/2। तो आइए इसमें n की वैल्यू रख दूं, तो 4 × 4 - 1/2। सॉल्व करेंगे तो 4 × 3/2, 4 3 12, 12/2 कितना किया? 6। इसका मतलब है नंबर ऑफ एक्सचेंज इसके अंदर कितने आएंगे? 6। ये हमने किसके लिए बात करी है बेटा? D4 के लिए। D4 में नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने आ रहे हैं? 6। एक बार चेक कर लीजिए, क्या D4 में नंबर ऑफ एक्सचेंज 6 मिल रहे हैं आपको? यस। तो आपको अगर इतना सब नहीं करना है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को, ट्रिक को लगा सकते हैं। इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको, ध्यान से देख लीजिएगा। अभी मान लीजिए मैंने D7 लिया, ठीक है। D7 में अगेन मैंने 5 डब्बे बना दिए, इलेक्ट्रॉन भरता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है। और ऑपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन भरे। अब इसमें क्या करना है? तो बेटा आपको ये जो n(n-1/2 है ये 2 बार लगाना पड़ेगा। एक बार येलो वालों के लिए और एक बार ग्रीन वालों के लिए, और उनका समेशन निकालना पड़ेगा। जैसे येलो वाले है ना, सेम स्पिन वाले कितने हैं? येलो वाले 5 और ग्रीन वाले कितने हैं? 2। तो बेटा यहां पर पहले आप इनके लिए लगाइए तो हो जाएगा 5 1/2। तो 5 × 4/2 कितने आ गए? 10। तो बेटा ये येलो वाले एक्सचेंज कितने होंगे? 10। ऑब्वियसली येलो वाले एक्सचेंज कितने होंगे? 10। देख लीजिए D7 में येलो वाले एक्सचेंज कितने हैं? 10। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अच्छा, अब ये जो ग्रीन और ग्रीन का एक्सचेंज है उसके लिए वापस ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ग्रीन ग्रीन वाले कितने हैं? 2। तो आप देखिए 2 × 2 - 1/2, 2 × 1/2 कितना आ गया बेटा? 1 आ गया, है ना। तो आप देखिए 10 एक्सचेंज येलो वाले और 1 एक्सचेंज ग्रीन वाला, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने आ जाएंगे? 11। कब? जब आपका कॉन्फ़िगरेशन D7 है। चेक कर लीजिए एक बार, D7 में टोटल एक्सचेंज कितने हैं? 11। तो आपसे कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा D9 और D10 के नंबर ऑफ एक्सचेंजेस के लिए, और बहुत ही जल्द मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा अपने चैनल पे। धन्यवाद।